बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। मैं नमिता आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत करती हूं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, तो बिना देर किए हम सबसे पहले देखेंगे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसानों की आय में वृद्धि के लिए गेहूं की नई किस्म विकसित, 50% अनुदान पर किसानों को मिलेगा प्रमाणित संकर बीज, प्याज की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं पूसा रेड। अब समाचार विस्तार से। किसानों की आय में वृद्धि के लिए गेहूं की नई किस्म पूसा गौतमी HD 3086 विकसित की गई है। यह किस्म अधिक पैदावार के साथ ही रोग प्रतिरोधी है, जिससे फसल की लागत में कमी आती है। बिरसा बीज उत्पादन विनिमय वितरण एवं फसल विस्तार योजना के तहत 50% अनुदान पर किसानों को प्रमाणित संकर सरसों तोरिया के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। किसान बीज लैंप्स एवं अधिकृत बीज विक्रेता से खरीद सकते हैं। इसके लिए किसानों का निबंधन जरूरी है। योजना का लाभ लेने के लिए किसान जिला कृषि पदाधिकारी लातेहार के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। किसान भाई, यदि आप आलू की खेती करने जा रहे हैं तो उन्नत प्रभेद में चयन पर ध्यान दें। मध्यम अवधि में कुफरी कंचन, कुफरी ललित, कुफरी लालिमा लगाएं। ये लाल आलू की किस्में हैं जो 90 से 110 दिनों में तैयार होती हैं। वहीं सफ़ेद आलू में कुफरी बहार, कुफरी आनंद, कुफरी पुष्कर लगाएं और पिछात में कुफरी सिंदूरी लगाएं। अगर मध्यम अवधि की बात करें तो लगभग 90 से 110 दिन में ये तैयार होने वाली किस्में होती हैं। और अगर लाल आलू की बात करें तो लाल आलू में कुफरी कंचन है, कुफरी ललित है और कुफरी लालिमा है। ये लाल आलू की किस्में हैं। और कुफरी ललित अभी नई किस्म आई है, नई प्रभेद है। ये जो किस्म है इसमें उत्पादन क्षमता लगभग 350 कुंतल प्रति हेक्टेयर पाई गई है और इसका जो ड्यूरेशन है वो लगभग 90 से 110 दिन में ये तैयार होता है। और साथ ही इसमें भंडारण क्षमता काफ़ी अच्छी है और इसका जो कंद का आकार है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अगर मार्केट वैल्यू उसको देखा जाए तो काफ़ी अच्छा मिलता है। तो ये कुछ किस्में हैं। साथ ही अगर हम लोग सफ़ेद आलू की बात करें मध्यम अवधि में तो ये बहार, कुफरी बहार है, आनंद है, कुफरी पुष्कर है। ये अच्छी किस्में हैं जो 90 से 110 दिन में तैयार होती हैं। उत्पादन क्षमता लगभग 300 से 400 कुंतल प्रति हेक्टेयर इनकी आकी गई है। अब पिछात किस्मों की बात करें तो पिछात किस्मों में जनरली हम लोग लाल आलू लगाते हैं। लाल आलू में पिछात किस्मों में सबसे अच्छी जो वैरायटी मानी गई है वो सिंदूरी है, कुफरी सिंदूरी। ये पिंक कलर की आलू होती है और इसका जो उत्पादन क्षमता है वो 350 कुंतल प्रति हेक्टेयर है और ये 110 दिन से ज़्यादा समय लेती है तैयार होने के लिए। प्याज की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में पूसा रेड, पूसा रत्नार, N53, अर्का निकेतन, अर्का कल्याण, एग्रीफाउंड डार्क रेड लगाएं। प्याज की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। बुआई के समय गोबर की सड़ी खाद यानी कंपोस्ट 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, नेत्रजन 100 किलोग्राम, स्फूर 60 किलोग्राम, पोटाश 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में डालें। साथ ही 8 से 10 दिनों पर सिंचाई करते रहें। किसान भाई, खेतों में बीज और खाद छिड़कने के लिए फर्टिलाइजर कम सीड ब्रॉडकास्टर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 2 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है लत्तेदार सब्जी फसलों में कीट से बचाव के उपाय के बारे में।
इस मौसम में लतेदार सब्जी फसलों में कई कीटों के हमले का खतरा रहता है। किसान भाई इन कीटों के रोकथाम के लिए 3 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ की दर से लगाएं। ध्यान रहे 20 से 25 दिन पर यह ट्रैप बदलते रहें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जहां खेती बाड़ी से जुड़ी ढेरों जानकारियां आपने ली। मंडी का भाव, मौसम का मिजाज, नीति, तकनीक, उपकरण के बारे में जाना। बहुत सारी बातें आपके साथ यूं ही करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं ये छोटा सा विराम। आत्मनिर्भर किसान, भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। कदम कदम पे लक्ष्य है, विजय हमारा लक्ष्य है। जी हाँ किसान भाई बहन, आप अपने कदम बढ़ाते जाइए, हम आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे। आज हम बातें करेंगे उन्नत कृषि यंत्रों का प्रयोग एवं उसके रखरखाव के बारे में। तो आइए बिना देर के इसके बारे में जानते हैं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कृषि यंत्र
उसके प्रयोग एवं देखभाल के बारे में। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ डॉक्टर DK रुसिया। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज के हमने विषय लिया है कृषि यंत्र और इसका प्रयोग, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि कौन कौन से प्रमुख कृषि यंत्र होते हैं और इनका प्रयोग हमारे किसान भाई कैसे करेंगे। किसान भाइयों, खरीफ का सीज़न जिसमें हम धान लगाते हैं और अन्य फसलें लगाते हैं बरसात के मौसम में, इस बार थोड़ा पानी का अभाव रहा। कई किसान नहीं लगा पाए, कुछ ने लेट में लगाया और कुछ के खेत खाली भी रह गए। मेरा ऐसा सोचना है कि जो खाली रह गए हैं अब हम उसके प्रति चिंतित हों और उसके प्रति अच्छे से सोचें। अभी खेत में घास खूब अच्छे से आ गई होगी। अगर हम उन घास को, खरपतवार को जड़ से नीचे से अगर हम ऊपर की तरफ ले आएं तो अभी मिट्टी में नमी भी अच्छी है और इसके लिए मोल्ड बोल्ड बहुत अच्छा यंत्र है। ट्रैक्टर चलित भी है, बैल चलित भी है। बैल चलित कम गहराई लेगा और ट्रैक्टर चलित आपका 15 इंच तक की नीचे की खरपतवार को निकाल के ऊपर ले आएगा। नतीजे सामने आ रहे हैं कि अगर हम एक बार पानी देते हैं तो काफ़ी दिन तक पानी रहता है अगर हम मोल्ड बोल्ड हल का उपयोग करते हैं। अब ये है कि मोल्ड बोल्ड हल में ढेले भी निकलेंगे तो हमको तो बुआई भी करना है। तो ढेले निकलने के बाद अगर हम उसमें कल्टीवेटर और पाटा चलाएं तो 9 टाइन 9 फार वाला भी है हमारा। और कल्टीवेटर में हम ये देख लें कि उसकी जो फार है वो उसकी नोक अच्छी है, क्योंकि वो जितनी नीचे तक जाएगी या जितने ढेला के अंदर तक घुसेगी ढेला को अच्छे से तोड़ेगी और मिट्टी भुरभुरी होगी। पाटा चलेगा तो जो ढेले इधर उधर फेंके हैं पाटा चलने के साथ साथ प्लेन भी होगा। अब हम रोटावेटर का प्रयोग करें। रोटावेटर हमारा 5 फुट का भी है, 1 मीटर वाला भी है, 6 फुट का भी है, ये 4 फुट का भी है। हमको जितना ट्रैक्टर में ताकत उपलब्ध है उसी आधार पे हम रोटावेटर को किसान भाई सिलेक्ट करें। अब जब हम रोटावेटर चलाएंगे तो हम अगर पहले ही रोटावेटर चलाएंगे तो खरपतवार की जड़ नीचे ही रह जाएंगी, इसलिए हम मोल्ड बोल्ड से निकाल दें, कल्टीवेटर चला दें। अब रोटावेटर चलाएंगे तो बहुत तेज़ी से हमारा रोटावेटर काम करेगा और हमको बहुत किफ़ायती पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, लागत कम आएगी और हमारी मिट्टी भी समतल भुरभुरी, या हमको ढलान भी देना है तो ढलान भी दे सकते हैं और प्लेन रखना है प्लेन भी रख सकते हैं, उसमें लेवलर भी है। ये हमको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। अब अगर हमको बुआई करना है, हाथ से करना है, हम हाथ से करें। अगर हमको जोतना नहीं है ज़मीन को और हमारी खेत में घास वास भी बहुत ना के बराबर ही है, हम ऐसी स्थिति में 0 टिलेज मशीन का प्रयोग करके बुआई करें। गेहूं हो, चना हो, तीसी हो, सरसों हो, जो भी हम बोना चाहें। अब हम धान के खेत में भी जब हम जाते हैं, अगर सीजन जब आएगा धान का, तो हम उसमें धान की भी सीवी बुआई 0 टिलेज मशीन से कर सकते हैं। इसमें कतार से कतार की दूरी और पौधा से पौधा के बीच में हमारा खाद और बीज एक साथ गिरता चला जाएगा। किसान भाइयों, इससे हमको आसानी क्या होगी कि जब हम उसमें पानी देंगे तो सीधे कतार के अंदर घुसेगा, और जब हम खरपतवार नियंत्रण करेंगे तो चाहे हम व्हीलों से करें, धान के खेत में कोनोवीडर से करें, या हम फसल दूसरी फसल में सब्जी वगैरह में या अन्य दूसरी तिलहन दलहन कोई भी फसलें हों, तो हम अगर टाण ज़मीन में है तो व्हील हो का प्रयोग करें। बिल्कुल एकदम घुमाते रहेंगे ऐसी चलेगी। हम ग्रबर का प्रयोग कर सकते हैं। ग्रबर भी हमारी खरपतवार को अच्छे से निकालता है। तो हमको उन्नत उपकरण की ओर जाना ही होगा। दूसरा, अब हम कटाई के समय में बात करते हैं, तो जब कटाई करेंगे तो हमको मक्का में हम देसी हसुआ का प्रयोग करते हैं, तो देसी हसुआ में थोड़ी ज़्यादा ताकत लगती है। अगर दांतेदार हसुआ का प्रयोग करेंगे तो उसमें एक बार में हमारा मक्का, और अभी तो समय आ गया है कि हम केवल मक्के को ही तोड़ते हैं और उसके बाद हम सीधे के सीधे मोल्ड बोल्ड या कल्टीवेटर या रोटावेटर चला के
जितने भी हमारे डंठल्स हैं उन सबको खेत में ही मिला देते हैं ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाए और हमारे लिए मिट्टी अच्छी ताकतवर हो जाए। या बहुत लोग उखाड़ के ले आते हैं और ले आते हैं तो अपने दूसरे काम के लिए प्रयोग करते हैं, चाहे फेंसिंग का प्रयोग करें। अब सवाल ये उठता है कि मक्का हमने ले ली, मकई हमारा सूख गया, अब दाना हम ग्लास से क्यों निकालें, हम हाथ से क्यों निकालें? 8 किलो दाना निकलता है, 10 किलो निकलता है। हम एक मेज सेलर लें, 80 किलो से 100 किलो दाना 100 रुपए के मेज सेलर में बढ़िया निकलता है और 20 साल उस मेज सेलर में कुछ नहीं होता है। तो ये किफ़ायती हैं। अब हम देसी हसुआ से जब हम काटते हैं तो देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि अगर हम नीचे से काटते हैं तो जब हम नीचे से काटते हैं तो हमारी नीचे में यहाँ पे हमको ये लगती है तो ज़मीन हमारी खुरदुरी होने के कारण यहाँ खून निकल आता है। लेकिन अगर हम दांतेदार हसुआ नवीन सिकिल का उपयोग करेंगे, नवीन हसुआ का, तो उसमें हैंडल इस प्रकार का है कि नीचे नहीं लगेगा। और जो किसान बंधु थोड़ा सा अगर और थोड़ा आगे बढ़ के काम करे तो रीपर का प्रयोग करे। और रीपर छोटी सी मशीन है, 1 घंटा में 1 लीटर डीजल में, मात्र 1 लीटर डीजल के खर्चे में 1 एकड़ की खड़ी फसल को काट देता है, चाहे वो धान हो चाहे गेहूं हो। कोई दिक्कत नहीं होती और दाना झड़ता नहीं है। और हम सीधे फिर दूसरी फसल की बुआई के लिए 0 टिलेज मशीन का अगर हम प्रयोग करें तो सीधे के सीधे हम खेत में जाके और वो जो नमी उपलब्ध है ज़मीन का, उसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छे थ्रेसर भी हैं। अभी धान आ गई है, आपके हो सकता है बाड़ी के आसपास आपका एक थ्रेसर खड़ा कर लीजिएगा, आप अपना धान को इकट्ठा कीजिए और 1 घंटा में थ्रेसिंग करा के अपनी धान और अपना पुआल भूसा लेके जाइए। सबसे अच्छा है। समय पे सब काम हो जाने से दाना हष्ट पुष्ट और तगड़ा बना रहता है और जो बीज के लिए आप रखते हैं भविष्य के लिए, वो भी सुरक्षित होता है। और किसी भी प्रकार के थ्रेसर और मशीन से फसलों को नुकसान ना होके मुनाफा की ओर हम आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा फायदा होता है। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि कौन कौन से प्रमुख कृषि यंत्र है और कैसे आप इसका प्रयोग करके अपना आय बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इतनी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार। हमारे किसान भाई बहन पूरे साल अपने खेतों में फसलें उपजाते हैं, लेकिन जहां गाजर और मूली की बात की जाए तो इसका अलग ही महत्व है। तो आइए, जो भी किसान भाई बहन गाजर और मूली की खेती करना चाह रहे हैं, उनके लिए आज का ये अंक है खास। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गाजर व मूली की उन्नत खेती के बारे में और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ डॉक्टर अब्दुल माजिद अंसारी। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय हमने लिया है गाजर व मूली की उन्नत खेती, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि गाजर और मूली की खेती करनी हो तो क्या सावधानियां या क्या शुरुआती दौर में उनको करना पड़ता है ताकि वो खेत से अधिक उपज ले सके। किसान भाइयों, अगर आप गाजर या मूली की खेती करना चाहते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं, ये दोनों फसल रूट वाली फसल है, जड़ वाली फसल है। यानी जो व्यावसायिक उत्पाद मेरे पास निकल के आएगा उसका जड़ आएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, जब जड़ इसका हमें उत्पाद के रूप में लेना है और इसका जड़ आप जानते हैं कि 1 फीट तक लंबा हो सकता है मूली का या गाजर का। कम रहेगा तो 6 इंच होगा या 12 इंच तक जा सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है कभी कभी। तो हमें ऐसे खेत का चयन करना है जो बलुआही दोमट किस्म की मिट्टी हो और काफ़ी गहराई तक उसमें मिट्टी हो। और अगर मिट्टी के जब खेत की तैयारी भी करेंगे तो गहरी जुताई करेंगे, 1.5 फीट तक हम गहरी जुताई करेंगे। साथ ही साथ उस खेत में कंकड़ पत्थर ना हो, इसका खास ख्याल रखेंगे। पानी जमने वाली समस्या नहीं होनी चाहिए उस खेत में। और जो कांसी या दूसरे तरह के मोटे मोटे जड़ वाले जो घास होते हैं, खरपतवार होते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर इस तरह के मोटे जड़ वाले घास अगर मोथा हो या दूसरे और भी एक पेंसेटम करके घास होता है, वो अगर हो गया या कांसी हो गया, तो वैसे खेत में आप बिल्कुल भी इनकी खेती ना करें। पहले इन खरपतवारों को खेत से उन्मूलन का उपाय करें, खेत से निकालने का उपाय करें और गहरी जुताई करें। साथ ही साथ इसमें जैविक मात्रा मिट्टी में अच्छी होनी चाहिए, इसका भी आप ख्याल रखें। वैसे खेतों का चयन करें, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरी बात फिर हम बताते चले, समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे गाजर की खेती की अगर हम बात करते हैं
तो जनरली हम अक्टूबर नवंबर के महीने में इसकी बुआई करते हैं। नवंबर सबसे उपयुक्त महीना है। लेकिन मूली की बात करते हैं तो हम अगस्त सितंबर में भी बुआई करते हैं, अक्टूबर नवंबर में भी करते हैं। फिर उसके बाद जो जाड़े वाली जो विदेशी किस्म है जिसे हम कहते हैं, तो उसको हम जिसे टेम्परेट टाइप भी कह सकते हैं, विदेशी किस्म, उसको हम नवंबर दिसंबर में, दिसंबर के महीने में भी बुआई कर सकते हैं। फिर उधर से फरवरी मार्च में भी करते हैं। यानी मूली आम तौर पर देखें तो सालों भर मूली की बुआई का समय होता है, लेकिन थोड़े प्रभेद में हमें उसमें सजग रहना होता है कि जो जाड़े वाली किस्म है दिसंबर में या नवंबर में बुआई करें। जुताई के बारे में अब सबसे प्रमुख बात आती है कि प्रभेद का चुनाव हमारे किसान भाई कैसे करेंगे, कौन से प्रमुख प्रभेद हैं जिनका चुनाव करके इनको अधिक से अधिक मुनाफा मिल सके। बिल्कुल, देखिए जब हम गाजर की बात करते हैं तो गाजर आमतौर पर आजकल बाज़ार में हमारे सभी लोग देखते हैं, हमारे किसान भाई भी निकाल के लाते हैं, बाहर से भी आता है। वो आमतौर पर 3 तरह का गाजर आ रहा है। जो एक पुराना परंपरागत जो रंग होता था, जिसको हम लोग गाजर का रंग भी कह सकते थे, जो नारंगी रंग का होता था, पीला टाइप का, पीला ना कहें नारंगी रंग का होता था, वो है। उसमें विटामिन ए की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। ट्रेडिशनल गाजर हम कह सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे प्रभेद है, जैसे नानटेज है, चैंटनी है, उसके अलावा पूसा केसर है। इस तरह के प्रभेद है, इसका चयन आप कर सकते हैं। लेकिन एक और होता है बिल्कुल लाल रक्त का, समझे, जिसको कि हम लोग पूषा यमदागिनी या पूषा दूसरे प्रभेद हैं रक्तीम, उस तरह के प्रभेद का आप चयन कर सकते हैं। एक और प्रभेद आया जिसे काला गाजर लोग कहते हैं, उसका भी IRI के वैज्ञानिकों ने निकाला है एक प्रभेद, आप उसका भी चयन कर सकते हैं। प्राइवेट के भी बहुत सारे हैं। तो कौन सा कलर कर रहे हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रभेद के चयन में। लेकिन जब मूली की बात करते हैं तो मूली में एक तो होता है कि हमारा देसी टाइप का, जो कि गर्मी और बरसात में हम लोग आराम से कर सकते हैं, जाड़े में भी होता है। लेकिन जाड़े में विदेशी किस्म है, जैसे जैपनीज़ वाइट जैसे नस्ल है, उसको आप आराम से करें। लेकिन जो देसी तरह की किस्म है, जिसे जैसे पूषा की बात अगर हम करते हैं, पूषा हिमानी है, आप उसके बाद हम लेते हैं कि पूषा देसी है, इस तरह के प्रभेद हैं, उसका चयन करें। तो पूषा मेघालय है, इस तरह की चरे तो हम ज़्यादा उससे लाभ कमा सकते हैं। बाज़ार में वैसे प्राइवेट कंपनी के बहुत सारे प्रभेद हैं, कुछ हाइब्रिड प्रभेद भी मूली के हैं, उसका भी हमारे किसान भाई चयन कर सकते हैं। प्रमुख बात आती है कि लगाने की सही विधि क्या है और सही समय क्या है, कि किस समय हमारे किसान भाई खेतों में इसकी बुआई करें और कितने अंतराल पर इनको करना चाहिए। बिल्कुल, हमने जैसे कहा था कि अभी बुआई का समय मैंने चर्चा कर दिया था। मूली के लगभग पूरे साल कर सकते हैं, नवंबर दिसंबर अक्टूबर के लास्ट वीक से लेकर नवंबर के पूरे महीने और कभी कभी दिसंबर के पहले हफ्ते तक गाजर की बुआई कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी हम वैज्ञानिक खेती की बात करते हैं तो फसलों को कतारों में लगानी चाहिए। अब कतार से कतार की दूरी गाजर के लिए 10 से 12 सेंटीमीटर रखें और मूली के लिए 15 से 20 सेंटीमीटर आप कतार से कतार की दूरी रख सकते हैं। साथ ही साथ बीज की जो आवश्यकता होगी 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर के दर से गाजर की बीज की आवश्यकता होती है और मूली की बीज की आवश्यकता 10 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। अब सबसे प्रमुख बात आती है कि खाद एवं उर्वरक का प्रयोग हमारे किसान भाई कैसे करेंगे बिल्कुल, और कितने अंतराल पर इसका प्रयोग करना चाहिए। देखिए, जैसे हम लोग आमतौर पर मूली और गाजर के लिए जो खाद की अनुशंसा करते हैं 100 केजी नेत्रजन, 50 से 60 केजी पोटास और 50 केजी फास्फोरस का हम लोग करते हैं। तो 100-50-50 कह लें, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का। फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बुआई से पहले दे दें और नेत्रजन की, नाइट्रोजन की आधी मात्रा दें। आमतौर पर DAP का प्रयोग करते हैं तो उससे आधी मात्रा लगभग हो जाता है और आधी जो मात्रा बच रहा है नाइट्रोजन का, उसको यूरिया के रूप में 15 दिन बाद और 30 से 35 दिन बाद बुआई के 2 खुराक में हम अपने खेतों में डाल सकते हैं। जब हम उसकी कोड़ाई करते हैं और पहली उस समय डाल देंगे 15-20 दिनों में, फिर 30-25 के दिनों के आसपास मूली में या 30 दिनों के आसपास एक बार और हल्की भुरकाव कर देंगे और हल्की मिट्टी चढ़ा देंगे। ये भी ध्यान रहे कि मूली खासकर 35 से 40 दिन में तैयार हो जाता है, तो इसको थोड़ा जल्दी करना होता है। जल्दी थोड़ा यूरिया देके उसको अच्छा किया जा सकता है। गाजर थोड़े लंबे दिनों का फसल है तो 20 दिनों के आसपास में पहली खुराक दें, 35 से 40 दिनों में दूसरी खुराक डालें यूरिया के रूप में। है रूट वाली फसल है तो इसमें हम लोग आमतौर पर जो पारंपरिक सिंचाई है, छोटे छोटे क्यारी बना के लगाएं। इसकी बहुत अधिक पानी ये बर्दाश्त नहीं करता है, खासकर गाजर, तो उसको हम लोग सिंचाई करें, छोटी छोटी क्यारियों में लाइन पे लगाएं और उसको समय समय पर, ये डिपेंड
डिपेंड करता है कि मौसम किस मौसम में आप लगाए हैं। या आमतौर पर अगर जाड़े का मौसम है 10-12 दिनों में सिंचाई की आवश्यकता होगी। थोड़ी गर्मी है तो वहाँ पे आपको सिंचाई जल्दी करनी होगी, 5 से 7 दिनों में करनी होगी, इसका ध्यान रखें। अगर बरसात का मौसम है तो मूली के लिए सिंचाई की आवश्यकता ही नहीं होगी, इसका भी हमें ध्यान रखना है। खरपतवार का नियंत्रण जो छूट रहा था बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें खरपतवार का नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण है, इसका हमें ध्यान रखना है। मूली की खेती में इनके पत्तों को कीड़े खाते हैं, इसकी भी एक बहुत बड़ी समस्या है, ये भी हम चर्चा कर दें। तो नीम आधारित जो बाज़ार में कीटनाशक उपलब्ध है, जो नीम आधारित है, नीम से है, निम्बिडीन या निमीन करके दवा आती है, तो उसका 2 से 3 ml प्रति लीटर लिक्विड के रूप में ही आता है। उसको घोल बनाकर उसको आप हर 10-10 दिन पे छिड़काव करते रहें। चूँकि ध्यान दें, कीटनाशक अगर आप रासायनिक कीटनाशक मूली में करते हैं तो मूली के पत्ते भी बहुत पौष्टिकता लिए होते हैं। हम कहें कि साग में अगर टॉप क्लास का साग होता है तो मूली के पत्ते होते हैं, तो इतने पोषक तत्व उसमें मौजूद है। तो हमें रासायनिक दवा से परहेज करना चाहिए, नीम आधारित दवा का प्रयोग करके कीट का प्रबंधन करना चाहिए। मूली में कीट आने से पहले आप छिड़काव करें, हर 10-10 दिन के अंतराल पे, बुआई के 10 दिन के बाद 10 दिन के बाद 3 कर देंगे तो मूली के पत्ते स्वस्थ रहेंगे और बहुत बाज़ार में अच्छा भाव मिलेगा और पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हितकारी होगा। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी। गाजर और मूली की खेती कैसे कर सकते हैं और कैसे आप इसका लाभ लेके अपने आय को बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इतनी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। देखा ना किसान भाई बहनों, अगर हम गाजर और मूली की खेती से पूर्व इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो हमें बहुत ही फायदा होगा और हम लाभान्वित होंगे। आज के अंक में इतना ही, क्योंकि समय हो गया है आपसे विदा लेने का। जाने से पहले आप हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। अब आप मुझे और हमारी कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए। नमस्कार, जोहार।